हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है बिजनेस एक्टिविटीज़। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो टॉपिक है आप इसको स्टार मार्क करके रखना, क्योंकि ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक में से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, चाहे फिर वो HPSC है का स्क्रीनिंग आपका है एग्जाम हो, या फिर आपका KVS का, या फिर और भी कोई भी DT+ भी है, NVSC कोई भी है। तो मैं बार बार आपको बोलती हूँ, आप ये मत देखा करो कि भाई ये वीडियो सिर्फ KVS के लिए, ये HPSC के लिए। आप अपना टॉपिक देखिए, आपको जो भी आपका जो टॉपिक है उसको सर्च कीजिए, और फिर चाहे वहाँ पे फिर आपको उस वीडियोज़ के अंदर बोला जाए कि भाई हम KVS का सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं या फिर हम HPSC का करा रहे हैं, तो आपका उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको अपना टॉपिक है उसको कंप्लीट करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है, तो बिजनेस एक्टिविटीज़ को आपका किस तरह से डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, तो बिजनेस एक्टिविटीज़ को 2 पार्ट्स में आपका डिवाइड किया गया है, इंडस्ट्री एक्टिविटीज़ और कॉमर्स एक्टिविटीज़। तो ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आना है। तो बात करती हूँ मैं इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री को फिर फर्दर आपका बाइफरकेट किया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिसरी। और यहाँ पे फिर प्राइमरी को फर्दर आपका एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक, सेकेंडरी को फिर आगे आपका फिर से डिवाइड किया गया मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में, और मैन्युफैक्चरिंग को फिर आगे आपका फिर से डिवाइड किया गया 4 पार्ट्स में, जो कि आपका एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबली। और मोस्टली जो क्वेश्चन बनता है या तो यहाँ से बनता है, एनालिटिकल, सिंथेटिक्स, प्रोसेसिंग, असेंबली में से पूछा जाएगा, या फिर इधर से भी बन सकता है आपका एक्सट्रैक्टिव। वैसे आपका ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर अगर हम बात करते हैं कॉमर्स की, इसको ना मैं पूरी डिटेल में बताऊंगी आपको कि भी इंडस्ट्री किससे रिलेटेड है, प्राइमरी के अंदर हम कौन कौन सी एक्टिविटीज आएगी, तो पूरा डिटेल में इसी वीडियो में हम करेंगे। फिर हम बात करते हैं कॉमर्स की। तो देखिए, कॉमर्स को फिर आपका 2 पार्ट्स में आगे 2 कैटेगरीज में यहाँ पे आपका ब्रॉड 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, मीन्स जो ट्रेड में सहायक है। फिर ट्रेड को फर्दर है कि भी ट्रेड आपका 2 तरह का होता है, एक इंटरनल है और एक्सटर्नल है। इंटरनल के अंदर आएगा आपका होलसेल और रिटेल, फिर एक्सटर्नल के अंदर आएगा आपका इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट। और इसी तरह से जो ट्रेड में हेल्प करती है, एड्स टू ट्रेड है, वे हमारी कौन कौन सी एक्टिविटीज है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग एंड फाइनेंस और एडवर्टाइजिंग। तो चलिए अब इन सभी को करते हैं हम डिटेल में। तो डिटेल में करने से पहले मैं एक बार यहीं पे आपको मीनिंग बताना चाहूँगी इंडस्ट्री का और कॉमर्स का। तो अगर मैं बात करती हूँ इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री के अंदर हम वे सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ है, उन एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं जो आपके किससे रिलेटेड है, विच आर कंसर्न विद द, या फिर हम बोल सकते हैं दोज एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड अंडर द इंडस्ट्री एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड या विच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड द सेल्स। ठीक है, सॉरी, गुड्स एंड द सर्विसेज। तो इंडस्ट्री के अंदर हमारी वे सारी एक्टिविटीज आएंगी जो एक्टिविटीज किसके साथ डील्स करती है, जो डील्स करती है प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या तो गुड्स एंड सर्विसेज है उसका हम प्रोडक्शन करेंगे, या फिर कन्वर्जन करना रॉ मटेरियल को किसके अंदर, फिनिश्ड गुड्स के अंदर। तो वे सारी की सारी एक्टिविटीज किसके अंदर आएगी, इंडस्ट्री। वही मैं बात करती हूँ कॉमर्स की। कॉमर्स के अंदर हमारी वे सारी की सारी एक्टिविटीज आएंगी जो किसके साथ डील्स करेगी, विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज। इंडस्ट्री के अंदर हमने क्या किया, जो गुड्स एंड द सर्विसेज है उसको प्रोड्यूस किया, या फिर जो रॉ मटेरियल है ना उसको फिनिश्ड गुड्स में हमने कन्वर्ट किया। अब हमने फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट तो कर लिया, ठीक है, जो गुड्स है उसको का प्रोडक्शन तो कर लिया। अब कहीं ना कहीं उस गुड्स को जो कस्टमर है उन तक पहुंचाना भी तो है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा गुड्स एंड द सर्विसेज का, कस्टमर तक उस सामान को पहुंचाना, वो किसके अंदर आएगा, कॉमर्स। तो कॉमर्स के अंदर वे सारी एक्टिविटीज आएंगी जो किससे रिलेटेड होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज से रिलेटेड। ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली हमारा क्या आ जाएगा, ट्रेड आ जाएगा, कि भाई हम होलसेल के थ्रू या फिर रिटेल के थ्रू या फिर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करके जो गुड्स है उसको कस्टमर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें बात करेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री की बात करेंगे। तो इंडस्ट्री के अंदर हम बात करेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री की। तो देखिए, इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्री को आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिसरी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट, जो कि है आपका प्राइमरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर हम इंक्लूड करते हुए सारी की सारी एक्टिविटीज थ्रू विच द नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज टू प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर द अदर इंडस्ट्री। तो यहाँ पे बेसिकली जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनका हम यूज करते हैं, और जो अदर इंडस्ट्रीज है ना उनके लिए जो रॉ मटेरियल है ना वो कौन प्रोवाइड करता है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अंदर आपका प्रोवाइड करती है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री भी आपकी बेसिकली 2 टाइप्स की है। 2 टाइप्स हमारी कौन कौन सी है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। तो एक्सट्रैक्टिव की अगर मैं बात करती हूँ, तो एक्सट्रैक्टिव के अंदर हमारी वे सारी की सारी इंडस्ट्री जाएंगी अंडर विच द समथिंग एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द अर्थ, कि भाई जो हम डायरेक्टली हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमने बिल्कुल डायरेक्ट नेचर से हमने लिया है। ठीक है,
जैसे हमने जो अर्थ है, अर्थ से कुछ हमने निकाल लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, ड्रॉ आउट कर लिया, पानी से हमने कुछ ले लिया, हवा से हमने कुछ ले लिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोयला है, ठीक है, कोयला हमने ये नहीं कि भी हम उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करके हम उसको बनाएंगे, वो नेचुरली है भाई, अर्थ के अंदर है, उसको हमने निकाल लिया। आयरन है हमारा, गैस है, ये सब, ठीक है। इसके अंदर फिर जैसे हमारा फार्मिंग है, माइनिंग करना, जैसे फिशिंग हम करते हैं, हंटिंग करते हैं, ये सारी की सारी क्या आ जाएगी, इस कैटेगरी के अंदर आ जाएगी। जो ऑलरेडी है, जो ऑलरेडी है उसको लेना, उसको निकालना, तो वो आएगा हमारा एक्सट्रैक्टेड इंडस्ट्री के अंदर। और जब हम बात करते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री की, तो जेनेटिक इंडस्ट्री रेफर टू दोज इंडस्ट्री अंडर विच द ब्रीड ऑफ द एनिमल्स एंड द वेजिटेबल आर इम्प्रूव्ड एंड मेड मोर यूजफुल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, या भी थोड़ा सा जो ह्यूमन बीइंग है उसकी स्किल को यूज करेंगे। कैसे कि भाई जैसे आप जो वेजिटेबल्स है, ठीक है, वेजिटेबल्स है उसको इंप्रूव करना, ब्रीड ऑफ एनिमल है उसको इंप्रूव करना, उनको और यूजफुल बनाना। जैसे पोल्ट्री फार्म्स है हमारे, डेयरी फार्मिंग है, फिश हैचरी है, कैटल ब्रीडिंग है, ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, जेनेटिक। यहाँ पे ह्यूमन स्किल का यूज करके थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट हम लेके आएंगे। लेकिन एक्सट्रैक्टिव में क्या था, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, जो भी है उसको हमने डायरेक्ट ऐसा का ऐसा ड्रॉ आउट कर लिया, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया फ्रॉम द अर्थ से, एयर से, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा सेकंड, हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, अंडर दिस इंडस्ट्री न्यू प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग द प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड थिंग्स। जो हमने प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर जो हमने रॉ मटेरियल निकाला था, अब उस रॉ मटेरियल को यूज करके हम क्या करेंगे, एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली किसके अंदर आएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोड्यूसिंग करना, फॉर एग्जांपल जैसे कॉटन, हमारे क्या, कॉटन को जब डायरेक्टली हमने लिया तो प्राइमरी इंडस्ट्री था, लेकिन हमने उसको मैन्युफैक्चर करके उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, क्लॉथ में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा क्या कहलाया, सेकेंडरी इंडस्ट्री, ठीक है। तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, तो वही जो मैंने इसके अंदर बता दिया है, इसके अंदर आ जाएगा। और ये भी हमारी दो तरह की होती है, जो हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। इसकी कौन कौन सी आ जाएगी, प्रोड्यूस करना और मैन्युफैक्चर करना, ठीक है। तो दो टाइप इसकी ये आ जाएंगी, इसके अंदर हम प्रोड्यूस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग दीज इंडस्ट्री कन्वर्ट द रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी रॉ मटेरियल रहेगा या तो उसको सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे या फिर फिनिश्ड में। फॉर एग्जाम्पल आपने पेपर था, ठीक है, पेपर से आपने क्या बना दिया, बैम्बू बना दिए। सुगर, फ्रॉम द सुगर केन से हमने क्या बना ली, सुगर बना ली। तो ये हमारे किसके अंदर आएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इसको फर्दर आपका बाइफरकेट किया गया है 4 पार्ट्स में, जो कि है इंपॉर्टेंट। वो हमारे कौन कौन सी है, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, असेंबलिंग, ठीक है। तो इस तरह से प्रोसेसिंग, हमारी 4 पार्ट्स आ जाएंगे हमारे, जो मैंने चार्ट में आपको दिखाए थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनालिटिक की। तो एनालिटिक की अगर मैं बात करती हूँ, तो इसमें बेसिकली क्या होगा, जो एक प्रोडक्ट होगा उसको एनालाइज किया जाएगा, और फिर एनालाइज करके उससे हमारे क्या होंगे, मैनी प्रोडक्ट एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। हमें कई सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ही रॉ मटेरियल से ना आप लोगों को फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलेंगे कई सारे, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला गया एनालिटिक मींस इसमें हमने क्या किया, एक जो प्रोडक्ट है उसको एनालिसिस किया। डिफरेंट थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ वन मटेरियल। एक ही मटेरियल से क्या कर लिया गया, डिफरेंट थिंग्स हमने मैन्युफैक्चर कर ली। फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल था, तो क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग की, क्रूड ऑयल को एनालाइज किया। तो एनालाइज किया तो फिर उसमें से फाइनली हमारे क्या क्या निकल के आए, पेट्रोल भी, ये भी अपने आप में एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है, इसको आप यूज कर सकते हो। डीजल है, गैसोलीन है, ठीक है। तो ये इसलिए आपका ये बेसिकली क्या कहलाया, आपका एनालिटिकल। तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, एक मटेरियल रहेगा आपका रॉ मटेरियल, और उसमें से आपने क्या कर लिया, कई सारे प्रोडक्ट है वो निकाल लिए। फिर उसके बाद देखिए इसमें ना, ये PDF बनाने में ना कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है, कई सारी ना बीच में ऐसे छूट गए, तो मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, या फिर मुझे चार्ट में आप लोगों को बताना था। तो एनालिटिकल के बाद जो सेकंड है, सेकंड हमारी है, यहाँ पे हम करेंगे प्रोसेसिंग, ठीक है। मैंने क्या बताया है, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 4 में से मैंने एनालिटिक आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं प्रोसेसिंग की। सेकंड है प्रोसेसिंग, ठीक है, ऐसे ही सुन लीजिए। तो इसमें बेसिकली क्या रहेगा, जो एक प्रोडक्ट होगा वो कई सारी प्रोसेस से होकर गुजरेगा और तब जाके वो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे बेसिकली भी आपका जो फर्स्ट प्रोसेस हुई, तो फर्स्ट प्रोसेस होने के बाद जो आपका प्रोडक्ट बना ना, वो जो सेकंड प्रोसेस है उसका क्या बनेगा, रॉ मटेरियल बनेगा। फिर सेकंड प्रोसेस से होने के बाद जो प्रोडक्ट बना वो थर्ड प्रोसेस का क्या बनेगा, रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे मैं ये लेके चलती हूँ कि भी जो एक प्रोडक्ट है उसको 4 स्टेप से होकर गुजरना पड़ा और तब जाके वो क्या बना, फाइनल प्रोडक्ट। तो जब 4th स्टेप पे आएगा ना, तो 4th स्टेप होने के बाद वो क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब क्या है, नाम ही क्या है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो प्रोसेसिंग का मतलब है एक प्रोडक्ट को डिफरेंट प्रोसेस से
पास होकर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका वही, जब हम क्लॉथ, जो हमारा कॉटन से हमारा क्लॉथ बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बेसिकली क्या होगा, हमारी वीविंग प्रोसेस है, गिनिंग प्रोसेस है, तो इस तरह से कई सारी प्रोसेस होके फाइनली हमारे हाथ में जो है क्लॉथ बनकर आता है, ठीक है। तो इसके अंदर आ जाएगा आपका ये वाला। फिर जो थर्ड था हमारा सिंथेटिकल इंडस्ट्री। तो देखिए सिंथेटिकल और असेंबलिंग, इसका डिफरेंस से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो पहले ना मैं एक बार आपको असेंबलिंग बता दूं, उसके बाद आपको फिर सिंथेटिक बताऊंगी। तो देखिए अगर मैं असेंबलिंग की बात करती हूँ तो असेंबलिंग के अंदर क्या है, वेयर इन द पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर असेंबल्ड टू प्रोड्यूस द न्यू एंड द यूजफुल प्रोडक्ट। असेंबलिंग में हम क्या करेंगे, डिफरेंट पार्ट्स लेंगे और उन सभी पार्ट्स को मिलाकर हम एक नया प्रोडक्ट बना लेंगे। मीन्स यहाँ पे हमने क्या कर दिया, असेंबल कर दिया। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल है कंप्यूटर है, वो चीज़ है कार्स है, ठीक है। कार्स का एग्जांपल देखिए, कार बनाने के लिए हमने व्हील्स लिए, ठीक है, एक पार्ट हमारा व्हील्स को लेकर हो गया, एक पार्ट हमारा व्हील्स को लेकर हो गया, व्हील्स हमने लिए, डोर हमने ली, फिर विंडो है। तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया, ये जो डिफरेंट पार्ट्स थे इनको हमने इकट्ठा करके, इनको असेंबल करके हमने जो कार है, कार मैन्युफैक्चर कर ली, कार हमने बना ली, तो इसको हम कहेंगे असेंबलिंग। लेकिन एक हमारा सिंथेटिकल के अंदर भी आपका क्या रहेगा, डिफरेंट रॉ मटेरियल को हम यूज करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे। डिफरेंस हमारा क्या है, असेंबली में जो हमने पार्ट्स है उनको मिला करके एक प्रोडक्ट बनाया, तो बाद में अगर हम उन पार्ट्स को अलग करना चाहे तो ईजिली अलग कर सकते हैं। लेकिन सिंथेटिकल में हमने जो रॉ मटेरियल है अगर हमने उनको मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने के बाद फिर हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कार बनाई तो आप इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो, कार का दरवाजा अलग से रख सकते हो, खिड़की अलग से रख सकते हो, जो उसके पहिए हैं वे निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आएगा असेंबलिंग के अंदर, भी हमने असेंबल किया था जस्ट उनको आपस में। और सिंथेटिकल में है, जैसे सीमेंट बनाई तो सीमेंट के लिए कोल चाहिए, जिप्सम चाहिए, ठीक है। तो जैसे रोड़ी वगैरह ये सब मिक्स करके हमने क्या किया, जो सीमेंट बनाई है। लेकिन जब हमने एक बार उसको मिक्स कर दिया सीमेंट के अंदर, तो फिर क्या हम जो भी हमने उसमें यूज किया था, ये जो डिफरेंट रॉ मटेरियल लिए थे, उसको हम अलग कर सकते हैं नहीं ना, तो वो हमारे किसके अंदर आएगा, सिंथेटिकल के अंदर आएगा। तो बेसिकली ये चार हमारी क्या है, टाइप्स है मैन्युफैक्चरिंग की। उसके बाद तो देखिए सेकेंडरी इंडस्ट्री को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन के अंदर हम इन्वॉल्व करेंगे क्या क्या, अभी कंस्ट्रक्शन नाम से आपको पता चला होगा, अभी कंस्ट्रक्शन करना, कुछ बनाना, जैसे बिल्डिंग बनाना, डैम्स, ब्रिज है, रोड्स है, ठीक है, एज वेल एज द टनल्स एंड कैनल्स। तो ये सारी की सारी जो इंडस्ट्री है वो किसके अंदर आएगी, कंस्ट्रक्शन। इसके बाद था हमारा, मैंने आपको क्या कराया था, मैं आपको करा रही थी इंडस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्री को हमने डिवाइड किया गया था तो दो पार्ट्स में, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। तो हमने प्राइमरी भी कर लिया है। प्राइमरी के अंदर हमने दो स्टडी की है, क्या, एक तो हमने एक्सट्रैक्टिव की बात की है और एक जेनेटिक की बात की है। और सेकेंडरी के अंदर हमने किस किस की बात करी है, सेकेंडरी के अंदर हमने 4 टाइप्स की बात की है, जिसके नहीं सही, हाँ, जो सेकेंडरी उसके अंदर हमने मेनली 2 टाइप की बात की है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन की। मैन्युफैक्चरिंग में हमने 4 टाइप्स की बात की है। 4 टाइप्स हमारी कौन कौन सी थी, सबसे पहली थी एनालिटिकल इंडस्ट्री, फिर थी हमारी प्रोसेसिंग, फिर थी हमारी सिंथेटिकल, और जो हमारी फोर्थ थी असेंबलिंग, ठीक है। और फिर कंस्ट्रक्शन मैंने अभी आपको बताया। तो जो अब हमारी जो थर्ड टाइप है, प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड हमारी क्या है, टेरिसरी और द सर्विस इंडस्ट्रीज को बोलते हैं। तो इसके अंदर हमारी कौन कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड होगी, तो टेरिसरी या फिर जो सर्विस इंडस्ट्री है वो इंक्लूड करती है उन सर्विसेज को विच हेल्प द बिजनेस टू मूव स्मूथली, जो एक बिजनेस को स्मूथ वे में रन करने के लिए हेल्प करती है। हम बोल सकते हैं वे टेरिसरी के अंदर हमारी वे इंडस्ट्री आएगी, वे एक्टिविटीज आएगी जो प्राइमरी को और जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है उसको क्या करती है, हेल्प करती है। तो जैसे भी हमने प्राइमरी और सेकेंडरी में बेसिकली हमने क्या किया, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किया है, तो फिर अब उसको कस्टमर तक पहुंचाना भी है, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, हम उसका इंश्योरेंस करा के रखते हैं, स्टोरेज फैसिलिटी हमें चाहिए। अब जो हमने प्रोडक्ट तैयार किया है उसके एडवर्टीजमेंट हम करेंगे, कस्टमर तक भी उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, तो ये सारी की सारी किस के अंदर आ जाएंगी, आपकी टेरिसरी इंडस्ट्री के अंदर। तो ये 3 टाइप्स हमारी हो चुकी है। और हमने क्या किया था, जो बिजनेस एक्टिविटीज है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इंडस्ट्री और कॉमर्स। तो इंडस्ट्री मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब हम बात करेंगे कॉमर्स की। तो कॉमर्स जैसे कि मैंने आपको बताया था, कॉमर्स किसके साथ डील्स करता है, विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज। तो यहाँ पे मीनिंग की बात करती हूँ तो देखिए यहाँ पे आई जाएगा, कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज, कॉमर्स के अंदर वे सारी की सारी एक्टिविटीज आएंगी विच आर कंसर्न विद द ट्रांसफर ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। वही डिस्ट्रीब्यूशन करना गुड्स एंड द सर्विसेज
सर्विसेज का, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, जो गुड्स और सर्विसेज उसको हमने ट्रांसफर कर दिया प्रोड्यूसर से, हमने उसको कहाँ तक पहुँचा दिया, कंज्यूमर तक उसको पहुँचा दिया। तो इसके अंदर हमारी बहुत सारी कुछ एक्टिविटीज आ जाएंगी, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भी वे सारी की सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी जो कि नेसेसरी है फॉर मेंटेनिंग द फ्री फ्लो ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज। अगर हम चाहते हैं कि भी एक अच्छा सा फ्लो रहे, मीन्स गुड्स एंड द सर्विसेज है वो इजिली हमारे जो कस्टमर है उन तक पहुँच जाए, तो उसके लिए हमारी कॉमर्स से को कुछ फंक्शन होंगे, ठीक है, वे वहाँ पे हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हमें बेसिकली ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कस्टमर है उन तक जो गुड्स है वो इजीली पहुँच जाए, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए। तो इसमें यहाँ पे हमें क्या क्या रिमूवल करना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो गुड्स है सर्विसेज है वो कस्टमर तक जाएंगे। तो यहाँ पे हिंड्रेंस ऑफ द पर्सन है थ्रू द ट्रेड, या फिर हिंड्रेंस ऑफ द प्लेस है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से ज़्यादा आएगा समझ में। रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ द पर्सन बाय मार्किंग द गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर, तो फ्रॉम द प्रोड्यूसर थ्रू द ट्रेड। जो हमारे जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, उनको जो गुड्स मिलेगा वो ट्रेड के थ्रू तो मिलता है ना। बेसिकली हम क्या करते हैं, जो प्रोड्यूसर है वो क्या करता है, ट्रेड करता है। जैसे हम बोलते हैं भी एक इंटरनल ट्रेड है, एक एक्सटर्नल ट्रेड है। तो ये हमारा बेसिकली जो फंक्शन हो जाएगा कॉमर्स का, कि भी उसमें क्या की जाएगी कि जो गुड्स है उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दिक्कत के, और वो किसके थ्रू होगा भाई, ट्रेड के। सेकेंड हमारा ट्रांसपोर्टेशन किस में हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्ट हमारा प्लेस है, ठीक है, रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ द प्लेस, कि भी एक प्लेस पे है, ठीक है, अभी जो पंजाब के अंदर सामान बना है, अब उसको हमें कहाँ पे, दिल्ली में पहुंचाना है, तो वो कैसे, किसके थ्रू जाएगा, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही हमारा पंजाब से दिल्ली में जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन किसको रिमूव करता है, हिंड्रेंस ऑफ द प्लेस की वजह से जो दिक्कत आ रही, 20 प्लेस पे तो हमने बना लिया है, अब दूसरे प्लेस पर हम उसको कैसे पहुंचाए, तो वो किसकी हेल्प से होगा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से होगा, ठीक है। फिर सेकेंड है हमारा स्टोरेज एंड द वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ द टाइम। टाइम का कैसे, कि भाई आज हमने सामान है जो वो हमने समर में बना लिया, ठीक है, गर्मियों में बना लिया, लेकिन हमने सर्दियों का सामान बनाया, उसको सर्दियों में हम बेचेंगे, तो अब हमें उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब टाइम आएगा उस सामान को बेचने का तभी हम उसको बेचेंगे। तो उसके लिए हमें कौन सी फैसिलिटी चाहिए, स्टोरेज की और वेयर हाउसिंग की, ठीक है, और जब रिक्वायर्ड होगा तब हम उसको सेल आउट कर देंगे। एडवर्टीजमेंट रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, कि भाई जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो हम किसके थ्रू कस्टमर को पहुंचाएंगे, वो एडवर्टाइजिंग करके, ठीक है। तो इसलिए भाई गुड्स और सर्विसेज है उसको मार्केट में कब अवेलेबल कराना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू होगा। तो बेसिकली अगर कॉमर्स की बात करती हूँ तो कॉमर्स के अंदर हम इंक्लूड करते हैं दो एक्टिविटीज, ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो ट्रेड का मतलब क्या है, ट्रेड रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अर्निंग प्रॉफिट। तो ट्रेड का मतलब बेसिकली क्या, भी जो आपका गुड्स और सर्विसेज है उसको बाय करना, बेचना, खरीदना, और ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा। इसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया दो पार्ट्स में, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड की बात करते हैं तो जब ट्रेड विद इन अ कंट्री, कंट्री के अंदर रहते हुए हम ट्रेड करते हैं तो उसको इंटरनल ट्रेड कहेंगे। इंटरनल ट्रेड को भी फर्दर आपका कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है टू कैटेगरी के अंदर, होलसेल ट्रेड और आपका रिटेल ट्रेड। तो देखिए होलसेल आप सभी को पता है, होलसेल रेफर्स टू द बाइंग एंड द सेलिंग ऑफ द गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी में जब हम खरीदते हैं तो उसको होलसेल ट्रेड कहेंगे। अ होलसेलर बाय द गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज में खरीदता फ्रॉम द प्रोड्यूसर, और फिर जो उसके डीलर्स हैं उनको सेल आउट करता है। एक तरह से जो हमारा होलसेलर के अंदर क्या होगा, जो खरीदने वाला होगा वो क्या करेगा, सर्व एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द रिटेलर। उसके बाद हमारा रिटेल ट्रेड का मतलब क्या, रेफर्स टू द बाइंग एंड गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटी में खरीदना और उनको फिर अल्टीमेट जो कंज्यूमर, फाइनली हम लोगों तक पहुंचाना, जो अल्टीमेट कंज्यूमर है वहां तक पहुंचाना, वो किसके अंदर आएगा, रिटेल ट्रेड के अंदर। एक्सटर्नल ट्रेड की अगर मैं बात करती हूँ तो इंटरनल का मतलब क्या था, विद इन अ कंट्री, और एक्सटर्नल का मतलब क्या, जो बाउंड्रीज है उसको क्रॉस करना है कंट्री के, मीन्स जब दो या दो से ज्यादा कंट्री के बीच में ट्रेड होगा तो उसको एक्सटर्नल ट्रेड कहेंगे। एक्सटर्नल ट्रेड को आपका क्लासिफाइड किया गया है तीन कैटेगरी के अंदर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट। तो इंपोर्ट आप सभी को पता है, इफ गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम द अनदर कंट्री, अगर हम जैसे इंडिया है, इंडिया अगर चाइना से माल खरीदती है तो इसको क्या कहेंगे कि इंडिया ने क्या किया है, इंपोर्ट किया है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, जब हमारी कंट्री दूसरे देश में सेल आउट करेगी, इंडिया ने पाकिस्तान को गुड्स सेल की है, भेजे है, पाकिस्तान में सामान बेचा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपोर्ट कहेंगे। एंट्री पोर्ट का मतलब क्या है, एंट्री पोर्ट का मतलब है वेयर द गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर द एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे क्या रहेगा, देखिए एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। इंडिया
फर्म्स में इंपोर्ट सम गुड्स, इंडिया ने क्या किया, कुछ गुड्स अमेरिका से इंपोर्ट किया, मंगवाया, और फिर बाद में उसको एक्सपोर्ट कर दिया किसको, नेपाल को। तो इसको हम क्या कहेंगे, एंट्री पोर्ट कहेंगे। आई उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा कि भाई मेरे पास से, इंडिया के पास खुद सामान नहीं था, लेकिन उसने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया अमेरिका से, और फिर वो सामान इंपोर्ट करके फिर उसको नेपाल में भेज दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, एंट्री पोर्ट कहेंगे। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ ट्रेड हम बोल सकते हैं। अब हमारा ऑक्सिलरी टू ट्रेड या फिर एड्स टू ट्रेड, जो ट्रेड को करने में हमारी जो एक्टिविटीज हेल्प करती है, तो इसके अंदर हमारी वे सारी की सारी एक्टिविटीज आएंगी जो हेल्प करती है रिमूविंग द वेरियस हिंड्रेंसेस व्हिच अराइजेस कनेक्शन विद द प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स आर कोल्ड। मीन्स भी हमने प्रोडक्शन कर लिया गुड्स का, अब जो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट करने में हमारी हेल्प करेगी, ट्रेड करने में हमारी हेल्प करेगी। तो वे सारी की सारी एक्टिविटीज़ क्या कहलाएगी, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ये देखिए यहाँ के आप पे आपकी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंस है, अगर जो बिजनेस है, ठीक है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि उसको एसेट एक्वायर करनी है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेज है उनको मीट करना है। तो उसके लिए उसको नेसेसरी फंड, और उसको पैसा कहाँ से मिलेगा, जो बैंक है, बैंक उसको हेल्प करेगा जो पैसा देने में, लोन वगैरह देके वो फाइनेंस करके। तो एक तरह से ये जो हेल्प है कहीं ना कहीं ट्रेड करने में उसने हेल्प की, जो प्रोडक्शन है प्रोडक्शन करने में हेल्प की, बिजनेस स्टार्ट करने में बैंकिंग फाइनेंस से जो फैसिलिटी है उसने ली। इंश्योरेंस है, तो ये इंश्योरेंस का मतलब क्या है, ये प्रोवाइड करता है कवर अगेंस्ट द लॉस ऑफ द गुड्स। हो सकता है कि भी जो गुड्स है, ठीक है, वो हमारा उसमें लॉस हो सकता है गुड्स में, कैसे कि भी स्टोरेज के टाइम रखा रखा खराब हो गया, चोरी हो गई, आग लग गई, कोई भी अदर नेचुरल क्लैमिटीज हमारी आ गई, तो उसकी वजह से भी हमारा गुड्स डैमेज हो सकता है। तो उससे बचने के लिए जो बिजनेस है, बिजनेस क्या करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं ना, कि भी बाद में उनको क्लेम मिल जाएगा। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। नेक्स्ट हमारा वेयर हाउसिंग, ठीक है। तो जनरली क्या देखा गया है, टाइम लैग बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंज्यूमशन। जरूरी नहीं है कि भी आज हमने प्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया तो कल ही मेरा सारा सामान बिक जाएगा, ठीक है, कल ही कंज्यूम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे टाइम लैग हमारा आ जाता है, ठीक है, टाइम डिफरेंस हमारा आ जाता है। तो दिस प्रॉब्लम किससे सॉल्व हो सकती है, ये प्रॉब्लम स्टोरिंग से, कि हम क्या करेंगे, हमने जो प्रोडक्शन किया था एक लार्ज क्वांटिटी में, हमने उसको स्टोर करके रख लिया उन गुड्स को, और जब जैसे ही उसकी डिमांड होगी तब हम उसको सेल आउट कर देंगे। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सिलरीज टू द ट्रेड। तो देखिए, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय स्टोरिंग द गुड्स इन द वेयर हाउसेज फ्रॉम टाइम ऑफ प्रोडक्शन टिल द टाइम ऑफ कंजम्पशन, ठीक है, दे आर डिमांडेड। जब तक भी कस्टमर उनको डिमांड करते हैं तब तक हम अपने पास उसको रख लेंगे। नेक्स्ट हमारी जो ऑक्सिलरी टू ट्रेड है, एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग बेसिकली क्या, ब्रिंग्स द गुड्स एंड द सर्विसेज टू द नॉलेज ऑफ द प्रोस्पेक्टिव। एडवर्टाइजिंग से तो जो बायर्स है उनको पता चलता है ना, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज उसकी नॉलेज उनको मिलती है। तो इट इज थ्रू द एडवर्टाइजिंग दैट द कस्टमर्स कम टू नो अबाउट द न्यू प्रोडक्ट एंड देयर यूटिलिटी। तो एडवर्टीजमेंट की हेल्प से उनको किसी भी नए प्रोडक्ट के बारे में किस तरह से उसको यूज करना है तो कस्टमर को पता चलता है। नेक्स्ट हमारा भाई ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी करा देती हूँ, बिजनेस रिस्क। तो देखिए, ऑक्सिलरी टू ट्रेड भी हमारा हो चुका है, और अब हम करेंगे बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क का मतलब क्या, बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडवर्ट प्रॉफिट और इवन लॉसेज ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज और द अनएक्सपेक्टेड इवेंट। हम सभी को पता है बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है, कि भी पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो इनएडवेट हो, मीन्स उचित मात्रा में हमारा प्रॉफिट ना हो, या फिर हमें लॉस भी हो सकता है, इवन लॉसेज। क्यों, क्योंकि भी अनसर्टेनिटीज है, फ्यूचर हमारा क्या अनसर्टेन है, या कुछ भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हमारा हैपन हो सकता है, जिस वजह से हमारा जो बिजनेस है उसमें उचित मात्रा में प्रॉफिट नहीं हो सकते, या फिर लॉस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल की बात की है। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू द चेंज इन द टेस्ट प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। भी कोई प्रोडक्ट था, एकदम से जो कंज्यूमर था उनका जो टेस्ट था उसमें चेंज आ गया, और चेंज आने की वजह से तो उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बिल्कुल से गिर गई, डिक्लाइन हो गई। तो डिक्लाइन हो गई तो कहीं ना कहीं जो बिजनेस है उसको लॉस हो जाएगा, ठीक है, या फिर कंपटीशन हमारे इंक्रीज हो गया। तो ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे, ये बिजनेस रिस्क हम इनको कहेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो जो बिजनेस रिस्क है वो आपका दो तरह का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द बिजनेस रिस्क। इसमें PDF में नहीं है, यहीं पे बता देती हूँ। तो यहाँ पे दो तरह का, एक तो होता है हमारा स्पेकुलेटिव रिस्क, और एक होता है हमारा, तो देखिए दो तरह का रिस्क हमारा, स्पेकुलेटिव और एक होता है हमारा प्योर। तो स्पेकुलेटिव में हमारा क्या होगा, स्पेकुलेटिव में हमारा भाई प्रॉफिट हो भी सकता है और लॉस भी हो सकता है, ठीक है।
तो ये संभावना है। लेकिन अगर प्योर की हम बात करेंगे, प्योर रिस्क में हमारा क्या होगा कि यहाँ पे प्रॉफिट तो हमारा होगा ही होगा, नहीं होगा मतलब कि प्रॉफिट तो हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा, लॉस हमारा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो प्योर में हमारा चांसेस है कि प्रॉफिट बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन लॉस है जो लॉस हो भी सकता है और नहीं भी। और स्पेकुलेटिव में चांसेस दोनों है, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो दो तरह का हमारा रिस्क है। अब नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि बिजनेस रिस्क हमारा अराइज होता है ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज, ठीक है। तो लैक ऑफ द नॉलेज ऑफ द व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन अ फ्यूचर क्रिएट अनसर्टेनिटीज इन अ बिजनेस, इट मे बी ड्यू टू द नेचुरल। तो हम यहाँ पे बात करते हैं तो बेसिकली किस वजह से हमारा रिस्क क्रिएट होता है, नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, चेंज इन डिमांड है, प्राइस है, स्ट्राइक है, एटसेट्रा। तो हमारी जो नेचुरल क्लेमिटीज है, चेंज है, ये मैंने आपको बता दिया। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बिजनेस रिस्क की, तो रिस्क हमारा एक एसेंशियल पार्ट है हर एक बिजनेस का। कोई भी बिजनेस जो रिस्क है उसको अवॉइड नहीं कर सकता, और जो अमाउंट रहेगा रिस्क का वो बिजनेस टू बिजनेस हमारा क्या करेगा, वेरी करेगा, ठीक है, अलग अलग हो सकता है अभी बिजनेस टू बिजनेस। और जो रिस्क है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन हम उसको बिल्कुल भी इलिमिनेट नहीं कर सकते। रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी इलिमिनेटेड। और इसी के साथ ही अगर मैं बात करती हूँ डिग्री ऑफ रिस्क की, तो ये डिपेंड करती है जो बिजनेस उसके साइज पर और उसकी नेचर पर। और लेवल ऑफ रिस्क की अगर हम बात करेंगे तो लेवल ऑफ रिस्क हमारा लोअर होगा स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए, और हाई रहेगा हमारा लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी बेसिकली आपका क्या है, इज द रिवार्ड फॉर द रिस्क टेकिंग। जितना हम रिस्क लेंगे उतने ही चांसेस हो सकते हैं कि भी हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो जाए। तो बिजनेस गेट्स प्रॉफिट एज अ रिटर्न ऑफ द अंडरटेकिंग रिस्क, ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस हायर इज द चांस ऑफ द प्रॉफिट। बोलते हैं ना भाई रिस्क है इस काम में, अगर ये काम हो गया तो बल्ले बल्ले, और ना हुई तो फिर बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसी तरह से हमारा प्रॉफिट डिपेंड करता है। प्रॉफिट इज अ रिवार्ड ऑफ टेकिंग द रिस्क। नेक्स्ट हमारा कोजेज ऑफ द बिजनेस रिस्क। रिस्क हमारा क्या क्या कारण है जिस वजह से बिजनेस रिस्क हमारा क्रिएट होता है। तो फर्स्ट हमारा नेचुरल कोजेज। नेचुरल कोजेज जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई जो नेचुरल क्लैमिटीज है उन पर जो ह्यूमन है उसका थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं है, फ्लड आ गई, अर्थक्वेक आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, और जिसकी वजह से हमारा हैवी लॉसेज ऑफ लाइफ का भी होता है, प्रॉपर्टी और बिजनेस में तो हो ही होगा, लेकिन कई बार हमारा इतना हैवी लॉसेज है भी, जो ह्यूमन बींग्स है, पर्सन आदमी है, उनकी भी जानें चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आदमी का कंट्रोल नहीं है। ह्यूमन कोज में हम बात करते हैं तो जब हमारा जो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, उसकी वजह से होगा हमारा, लाइक जब कोई पर्सन है उसने डिसऑनेस्टी दिखा दी है, केयरलेसनेस उसने दिखा दी है, नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज है, स्ट्राइक है, रोड्स है, मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी है, तो ये सारे के सारे ह्यूमन कोज में आ जाएंगे। इकोनॉमिक कोज की अगर मैं बात करती हूँ तो ये किससे रिलेटेड है, लॉस ड्यू टू द चेंज इन द मार्केट कंडीशन। अगर हमारी चेंज हो गई है, जैसे डिमांड में हमारी फ्लक्चुएशन आ गई, डिमांड एंड प्राइस में कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो गया है, टेक्नोलॉजी हमारी चेंज हो गई है, ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, इकोनॉमिक कोज। फिर हमारा फिजिकल के अंदर आ जाएगा कि भाई जो हमारी मशीन थी उसमें डिफेक्ट निकल के आ गया, मैकेनिकल डिफेक्ट्स हमारा हो गया, फेल्योर्स में ऑल्सो लीड टू द लॉसेज, ठीक है, ब्रस्टिंग ऑफ द बॉयलर और द मशीन में भी कॉज द डेथ और द डिस्ट्रक्शन। फिजिकल में यही आ जाएगा हमारा पर्सनली इन द सेंस भी जो एक जो फैक्ट्री है, जो भी बिजनेस, उसके अंदर जो भी उसकी एसेट्स है, जो भी उसकी मशीन वगैरह है, वहाँ पे अगर कोई दिक्कत आ गई। अदर कोजेज भी हमारे हो सकते हैं, अनफोर्सिन इवेंट्स है, लाइक हमारा जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, हमारा फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट्स है, तो ये सारे के सारे हमारे आ जाएंगे इसके अंदर। इसी के बात हम बात करते हैं स्टार्टिंग द बिजनेस बेसिक फैक्टर। तो देखिए जब भी हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से बेसिक फैक्टर है जिनको ध्यान में रखना चाहिए जब भी किसी भी बिजनेस लाइन को सिलेक्ट करते हैं, तो कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो देखिए सिलेक्टिंग द लाइन ऑफ अ बिजनेस की भी आपको कौन सी लाइन में जाना है, ये सिलेक्ट करने के लिए द फर्स्ट थिंग टू बी डिसाइडेड बाय द एंटरप्रेन्योर इज द लाइन। तो सबसे पहले तो आपको देखना कि भी किस लाइन में आपको जाना है, किस टाइप ऑफ बिजनेस है वो आपको करना है। तो उसके लिए आपको क्या क्या कौन कौन से फैक्टर है जिनको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप देखोगे कि भी आपका जो बिजनेस जो आप स्टार्ट करने चाह रहे हो उसका स्केल या साइज कितना होगा। तो फर्स्ट फैक्टर है स्केल और साइज ऑफ बिजनेस। तो आफ्टर डिसाइडिंग द लाइन, आपने लाइन तो डिसाइड कर ली कि 20 लाइन में जाना है, बिजनेस स्टार्ट करना है। आप बिजनेस मस्ट डिसाइड वेदर ही वांट्स टू सेटअप है। फिर आपको देखना है कि भी आपको लार्ज स्केल पे बिजनेस करना है या फिर स्मॉल स्केल पे करना। उसके बाद फिर चॉइस ऑफ द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की भी आपको कौन सी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो जो नेक्स्ट डिसीजन आपका रहेगा यही लेना रहेगा कि भी आप सोल प्रोप्राइटरशिप में जाना चाहोगे या फिर पार्टनरशिप करना चाहोगे या फिर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आप करना चाहोगे। उसके बाद फिर आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि चलिए मुझे सोल प्रोप्राइटरशिप में जाना, तो अब मुझे पैसा चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो मेरी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट रहेगी, तो अब यहाँ पे बिजनेसमैन वो एनालाइज करेगा कि भी उसको कितनी कैपिटल चाहिए अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कौन कौन सी एसेट है उसको बाई करनी पड़ेगी, कितनी वर्किंग कैपिटल उसको रखनी पड़ेगी। तो वो क्या करेगा, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा
और देखेगा कि भी उसको कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद फिजिकल फैसिलिटीज इसके अंदर इंक्लूड करेगा भी। अब उसने फाइनेंसिंग भी कर लिया, लोन ले लिया कहीं से भी, उसके पास खुद पैसा था। अब वो देखेगा कि भी इस पैसे को मैं कहाँ का लगाऊं, कि भी कितनी मशीनरी परचेज करनी है, क्या क्या इक्विपमेंट है, बिल्डिंग है। तो ये सारे के सारे डिपेंड करेंगे अब उसके साइज पर, उसके स्केल पर, उसका किस टाइप का बिजनेस एक्टिविटीज़ है उस पर डिपेंड करेगा कि भी उसको कैसी मशीनरी खरीदनी है, कितनी बड़ी बिल्डिंग खरीदनी है। फिर 6th फैक्टर रहेगा प्लांट लेआउट, शोविंग द फिजिकल अरेंजमेंट भी उसने देख लिया, मशीन इक्विपमेंट सब खरीद लिए। तो अब वो अपना जो प्लांट लेआउट है, ठीक है, उस पर बात करेगा, देखेगा कि भी उसको कितना चाहिए, इक्विपमेंट नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट। उसके बाद कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स, द एंटरप्रेन्योर मस्ट फाइंड आउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्किल। अब उसको वर्कर भी तो चाहिए, वो उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो अब वो वर्कफोर्स एक कॉम्पिटेंट भी, एक अच्छी नॉलेजेबल और एक योग्य वर्कफोर्स को वो अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायर करना चाहेगा कि भी उसको ज़रूरत होगी, कुछ उसको स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो कुछ अनस्किल्ड वर्कर की। तो यहाँ पे वो चेक करेगा बेसिकली किस तरह का स्टाफ उसको चाहिए। फिर हमारा सारा उसका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, उसने मशीनें वगैरह लगा ली, एसेट्स उसकी आ चुकी है, मशीनरी आ चुकी है, बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है, अब वर्कर भी एम्प्लॉयमेंट हो चुके हैं, बिजनेस कहीं ना कहीं अब स्टार्ट हो चुका, काम चल चुका। तो वो टैक्स प्लानिंग करेगा। द एंटरप्रेन्योर मस्ट ट्राई टू एनालाइज द टाइप्स ऑफ द टैक्सेज। जब देखेगा कि भाई कितने तरह के क्या क्या टैक्स है, क्योंकि बाद में उस टैक्स को उसको फॉलो करना, कंट्री के में जो भी टैक्स लो है उनको फॉलो करना, फिर उसकी जो बिजनेस की जो फंक्शनिंग है उन टैक्स का उन पर क्या इफेक्ट करेगा, ये सब वह चेक करेगा। मीन्स वो क्या करेगा, टैक्स प्लानिंग करेगा। ठीक है, तो ये सब करने के बाद फाइनली वो क्या कर लेगा, सेटिंग अप ऑफ द एंटरप्राइज। आफ्टर एनालाइजिंग द अबव मेंशन्ड पॉइंट्स केयरफुली, द एंटरप्रेन्योर अब वो स्टार्ट कर सकता है अपना बिजनेस, विच वुड मीन मोबिलाइजिंग द वेरियस रिसोर्सेज एंड कंप्लीटिंग द लीगल फॉर्मेलिटीज। तो ये सारा चेक करके कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये सभी के सभी 8 फैक्टर है उनको माइंड में रख के, सारा सोच समझ के, विचार करके फाइनली फिर वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर देगा और जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है उनको कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो ये था फर्स्ट चैप्टर। तो भाई जो फर्स्ट चैप्टर है, बोल सकते हैं इसको क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज का आपका फर्स्ट चैप्टर है, या फिर आप जो अपने टॉपिक उठा लेना तो वहाँ से आप यूनिट में चलोगे तो एक यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, केवीएस वाले बच्चों की भी और एचपीएससी की भी। ठीक है, और कोई डीएसएसबी वाले हैं तो उनकी भी, तो सभी की हो चुकी है जिसके भी सिलेबस के अंदर आपके ये टॉपिक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना उसके उतना शेयर कीजिए। अभी आपको 4-5 दिन ऐसी इसी तरह से पीडीएफ फॉर्म में वीडियो मिलेगी। ठीक है, और फिर नेक्स्ट टाइम में फिर हम फिर से व्हाइट बोर्ड अपना यूज़ करेंगे और अच्छे से करेंगे। तो अभी आप ऐसे ही काम चला लेना, और कोई भी टॉपिक कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। कोई भी सजेशन है अगर आप देना चाहो तो वह भी दे सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।